ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आकाश ये बात अच्छी तरह जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनिका किसी की जान नहीं ले सकती थी। और हो सकता है बुढ़े बाबा की ट्रीटमेंट में वह अनसक्सेसफुल रही हो, मगर आकाश ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि अनिका की ट्रीटमेंट की वजह से बुढ़े बाबा की जान खतरे में आ गई हो। मगर आकाश भी करण गुलेरिया की तरह कानून की बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसलिए इंस्पेक्टर अब्बास की बात का जवाब देते हुए आकाश ने कहा, गुनाहगार को जरूर सजा मिलनी चाहिए। आकाश और इंस्पेक्टर अब्बास पहले भी मिल चुके थे। इंस्पेक्टर अब्बास मारवा खानदान और गुलेरिया खानदान को अच्छी तरह से जानते थे। आकाश इस बात से हैरान था कि इंस्पेक्टर अब्बास ने इस बार आकाश को पहले से फोन नहीं किया था। इसका मतलब साफ था कि यह इन्वेस्टिगेशन जरूर किसी स्पेशल मामले से जुड़ी थी। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि शहर में नई नई आई उसकी बहन आखिर इतने बड़े केस में कैसे इन्वॉल्व थी। आकाश यह बात अच्छी तरह से जानता था कि इंस्पेक्टर अब्बास पुलिस के खुफिया डिपार्टमेंट के लिए काम करते थे, और आखिर इस सीक्रेट डिपार्टमेंट के इतने इम्पोर्टेंट ऑफिसर को अनिका की केस की जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई थी, यह बात आकाश की समझ से बाहर थी। अब तक आकाश जो समझ पा रहा था वह बस इतना था कि यह केस जितना सीधा लग रहा था उतना सीधा नहीं था। घबराई हुई ब्योमा दूर खड़ी ब्लड सैंपल की रिपोर्ट के आने का इंतजार बेसब्री से कर रही थी। मेन गुलेरिया हाउस के गार्डन में चेहरे पर मास्क लगाए गार्डन में कोई दीवार कूदकर अंदर आया। वह आदमी धीरे धीरे मेन गुलेरिया हाउस की ओर आगे बढ़ने लगा, एक पिलर के पीछे छुपकर अंदर की ओर देखने लगा। तभी नंदिनी और सिद्धार्थ गुलेरिया कार पार्किंग में अपनी कार पार्क करके मेन बिल्डिंग की ओर चलकर आ रहे थे। अंदर आ रहे सिद्धार्थ की नजर अचानक ही पिलर के पीछे छिपे उस आदमी पर पड़ी। सिद्धार्थ गुलेरिया चुपके से पीछे के रास्ते गार्डन में गया और अंदर जाकर उस आदमी को पीछे से कॉलर से पकड़ लिया। जब सिद्धार्थ गुलेरिया ने उस आदमी का मास्क चेहरे से हटाया तो वह भी देखकर हैरान हो गया कि मास्क के पीछे ओंकार था। ओंकार को इस तरह देखकर सिद्धार्थ ने ओंकार से कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? चोरों की तरह अपने घर में क्यों झांक रहे हो? क्या तुम्हें फिर से पैसे की जरूरत है? ओंकार ने अपना मास्क उतारते हुए कहा, पैसे की जरूरत तो है, मगर अब इस घर में अब मुझे कोई उम्मीद नहीं। मैं तो यह पता लगाने आया था कि आखिर मैंने जो कुछ भी सुना है वह सब सच है या नहीं। क्या सचमुच पुलिस अनिका को पकड़कर ले गई है? सिद्धार्थ गुलेरिया को गार्डन की ओर जाते हुए देखकर नंदिनी भी वहां पहुंच चुकी थी। जब नंदिनी ने ओंकार की बात सुनी तो जवाब देते हुए नंदिनी ने कहा, हाँ, यह सब सच है। अपना एक हाथ पिलर पर जोर से मारते हुए ओंकार ने कहा, क्या इस घर में कभी कुछ सही नहीं चल सकता? अगर अनिका को पुलिस पकड़कर ले गई है तो अब तक उसे पुलिस स्टेशन में क्यों रखा गया है? क्या अब गुलेरिया परिवार अपने ही किसी मेंबर की बेल नहीं करवा सकता? क्या हमारा इतना भी होल्ड नहीं रहा अब इस शहर पर? ओंकार की बात सुनकर सिद्धार्थ गुलेरिया का सर भी शर्म से झुक गया। ओंकार ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि आकाश यह सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, वरना ऐसे हो ही नहीं सकता कि आकाश एक मामूली से केस में अनिका की बेल न करवा सके। मैं जानता हूँ कि अनिका की मां ने करण अंकल को प्यार में धोखा दिया था और राजीव अंकल के साथ चली गई थी। मैं यह भी मानता हूँ कि अनिका को देखकर करण अंकल को क्या महसूस हो रहा होगा, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि माँ का बदला बेटी से लिया जाए। मैं जानता हूँ कि आकाश ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानता है कि करण अंकल अनिका से नफरत करते होंगे। क्या अनिका करण अंकल की बायोलॉजिकल बेटी होती तब भी आकाश उसकी बेल नहीं करवाता? ओंकार की यह सारी बातें सुनकर सिद्धार्थ गुलेरिया भी बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। यहाँ वहाँ देखते हुए सिद्धार्थ ने कहा, देखो ओंकार, हमें भी यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम नहीं मानोगे, मगर हम अभी अभी यही सोच रहे थे कि हम नंदिनी के घर वालों से मिले और उनसे बात करें कि अगर वह हमारी किसी तरह से मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर उनके कंपनी के लीगल टीम से कहकर वह अनिका को बेल दिलवा सके तो बहुत अच्छा होगा। यह बात सुनते ही ओंकार ने भी सिद्धार्थ गुलेरिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सिद्धार्थ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें यही करना चाहिए। आकाश से किसी तरह की उम्मीद रखना इस वक्त सही नहीं होगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। हाँ, मेरी जेब में पैसे कम है, मगर मेरे पास वक्त बहुत है। आप लोगों को अगर भाग दौड़ करने के लिए कोई आदमी चाहिए तो मैं हूँ। मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ।
मगर मुझे लगता है हमें हमारी बहन के लिए इतना तो करना चाहिए। सिद्धार्थ, नंदिनी और ओंकार सिद्धार्थ की कार की ओर जाने लगे। जैसे ही सिद्धार्थ ने कार गुलेरिया हाउस के मेन गेट की ओर चलाना शुरू किया, अचानक ही सामने मयूर गुलेरिया आकर खड़ा हो गया। सिद्धार्थ ने जोर से अपनी कार को ब्रेक लगाई। कार ठीक मयूर गुलेरिया की 1 फीट दूर जाकर खड़ी हुई। मयूर को इस तरह देखकर सिद्धार्थ भी हैरान हो गया। हालांकि मयूर गुलेरिया सिद्धार्थ और आकाश का सेकंड कजन था, मगर जब से मयूर ने गुलेरिया परिवार और गुलेरिया बिजनेस की सीक्रेट डिपार्टमेंट को हैंडल करना शुरू किया था, धीरे धीरे परिवार और बिजनेस में मयूर की पोजीशन सिद्धार्थ गुलेरिया से ऊपर होने लगी थी। जब भी कोई बात होती परिवार में जो परिवार के लोग आकाश से नहीं कह सकते थे, वह मयूर के पास आते थे और अपने प्रॉब्लम मयूर से कहते थे और अक्सर मयूर उनके प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर देता था। मयूर को कार के सामने देखते ही सिद्धार्थ और ओंकार कार से उतरकर तेजी से मयूर के पास जाने लगे। उन दोनों को बाहर निकलते देखकर मयूर ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ भैया, यह क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? आपका एक कदम गलत हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। सिद्धार्थ हैरानी से मयूर की ओर देखता रहा। तभी ओंकार ने मयूर से कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? मुसीबत में तो अनिका है इस वक्त, जिसे तुम और आकाश छुड़ा नहीं पा रहे हो, मगर हम इस तरह चुपचाप उसे मुसीबत में फंसा देख नहीं सकते। मैं जानता हूँ कि आकाश अनिका से नफरत करता है, क्योंकि अनिका करण अंकल की नहीं राजीव अंकल की बेटी है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम हमारी कजिन को इतनी बड़ी मुसीबत में अकेला छोड़ दें। ओंकार की बात का कड़क आवाज में जवाब देते हुए मयूर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है आकाश ने अनिका को बेल दिलाने की कोई कोशिश नहीं की है? पलटकर सिद्धार्थ गुलेरिया ने जवाब देते हुए कहा, अगर की होती तो अब तक अनिका हमारे साथ हमारे घर पर होती। सिद्धार्थ गुलेरिया को समझाते हुए मयूर ने कहा, देखिए भैया, बात दरअसल यह है कि केस जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। कहीं बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इस केस में, जो लोग अनिका की बेल होने से रोक रहे हैं। मैंने और आकाश ने पूरी ताकत लगा दी है अनिका को जमानत पर छुड़वाने के लिए, मगर अब तक हम कामयाब नहीं हो पाए। मगर यह मत समझना कि हम चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हैं। अभी इस वक्त हम यह सब बात कर रहे हैं, तब भी आकाश की जान लगाकर अनिका को इस मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। मयूर गुलेरिया की बातें सुनकर ओंकार ने अपना सर झुका लिया और धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहने लगा, अगर तुम्हारी वह कुंग फू फराटे वाली दीदी मुसीबत में होगी तब तुम्हें पता चलता। ओंकार का ताना सुनकर मयूर ने ऊंची आवाज में कहा, इज्जत से नाम लो दीदी का, और यह मत भूलो कि दीदी कभी इस तरह की किसी मुसीबत में पड़ती ही नहीं, क्योंकि वह जो कुछ भी करती है वह बहुत सोच समझ कर करती है। कुछ देर तीनों भाई कार के पास खड़े गहरी सोच में डूब गए। सभी के मन में एक ही ख्याल बार बार चल रहा था कि आखिर अनिका को इस केस से कैसे बाहर निकाला जाए। तभी मयूर ने अपनी जेब से फोन निकालकर लैला को कॉल लगा दिया। मयूर ने सारी बातों का खुलासा होने के बाद लैला के साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया, ताकि दीदी को लेकर किसी भी तरह की कम्युनिकेशन करनी हो तो वह एक दूसरे के साथ बात कर सके। लैला ने जैसे ही फोन उठाया, मयूर ने लैला से कहा, देखिए, आपको मुझ पर एक फेवर करनी होगी। आप दीदी से कहिएगा कि आज मैं मुकाबले में नहीं आ सकता, मेरे घर पर इमरजेंसी आई है। मयूर की बात सुनते ही लैला ने मयूर से कहा, मगर आज तो। इससे पहले कि लैला अपनी बात पूरी कर पाती, मयूर ने लैला की बात को बीच में रोकते हुए कहा, मैं जानता हूँ आज तो हमारी टीम को 2 इम्पोर्टेंट मैचेज है, मगर मुझे पक्का यकीन है कि मेरी मदद के बिना भी दीदी यह दोनों मैच अकेले ही अपने दम पर जीत लेंगे। मैं खुद अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मगर बात ही कुछ ऐसी है कि आज मैं चैंपियनशिप वेन्यू में नहीं पहुँच पाऊंगा। मैं बाद में दीदी से मिलकर पर्सनली भी उनकी माफ़ी मांग लूंगा, मगर इस वक्त प्लीज़ मेरा इतना काम कर दीजिए। मयूर की बात सुनने के बाद लैला ने मयूर से कहा, मगर आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। एक बात दरअसल यह है कि आज दीदी भी अब तक वेन्यू पर नहीं पहुंची। लैला की बात सुनकर मयूर गुलेरिया हैरान रह गया। मयूर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दीदी चैंपियनशिप रिंग में क्यों नहीं पहुंची थी, मगर इस वक्त चैंपियनशिप से ज्यादा मयूर को गुलेरिया परिवार पर आई मुसीबत की चिंता थी। लैला का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद मयूर एक गहरी सोच में खो गया। सिद्धार्थ गुलेरिया ने जब मयूर के चेहरे पर टेंशन देखा, तब सिद्धार्थ गुलेरिया ने मयूर से पूछा, जहाँ तक मैं आकाश को जानता हूँ, वह अगर आकाश की लीगल टीम अनिका को बेल नहीं दिलवा पाई, इसका मतलब जरूर इसके पीछे किसी और ताकतवर इंसान का हाथ है। मयूर ने अपने हाथ हवा में उछालते हुए सिद्धार्थ से कहा, यह तो मैं भी नहीं जानता कौन है इन सब के पीछे, मगर जब बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई तब आकाश को उन लोगों ने जो कारण बताए थे
बेल रिजेक्शन के वह बड़े अजीब थे। शायद अनिका को इस केस के बहाने पकड़ा जरूर है, मगर इन्वेस्टिगेशन किसी और केस की चल रही है। मयूर की बात सुनकर सिद्धार्थ, ओंकार और नंदिनी एक दूसरे के सामने हैरानी से देखते रहे। तभी ओंकार ने अचानक कही धीमी आवाज में उससे कहा, क्या अनिका किसी बैंक से जुड़ी है? ओंकार की ऐसी बेतुकी बात से सभी हैरानी से ओंकार की ओर देखने लगे। तभी ओंकार ने सबको समझाते हुए कहा कि कुछ दिनों से मैं भी यही सोच रहा था कि छोटी से शहर से आई इतनी कम उम्र की लड़की के पास नो लिमिट कार्ड कैसे हो सकता है। इतना पैसा इतनी कम उम्र में कहां से आया होगा। मुझे लगता है अनिका शायद किसी बहुत बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड का हिस्सा है और शायद उसी की इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है पुलिस अनिका के साथ। ओंकार की यह बात सुनते ही सभी को ओंकार की बात में दम लगने लगा। मयूर अपनी अंगुलियों से अपना सर खुजलाते हुए कुछ सोचने लगा। तभी अचानक सिद्धार्थ गुलेरिया ने भी चुटकी बजाते हुए धीमी आवाज में सबसे कहा, एक बात बताऊं? अनिका निखिल कोटी भास्कर नाम के एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर को भी जानती है। मैं भी कहीं दिनों से यही सोच रहा था कि आखिर इतने बड़े कंप्यूटर जीनियस को अनिका कैसे जानती है। सिद्धार्थ गुलेरिया की बात सुनते ही मयूर ने सिद्धार्थ गुलेरिया से कहा, अरे भैया, इसमें हैरान होने की क्या बात है? अब तो सारी बातें क्लियर है। आप जिस नीति कोटी भास्कर की बात कर रहे हैं उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपर तो सिर्फ नाम के लिए है वह। दरअसल वह एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल हैकर है। कुछ सालों पहले साउथ इंडिया में उसकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी को इंटरनेशनली बैन कर दिया गया था। बिना लाइसेंस के अपनी कंपनी के सारे ऑपरेशंस कर रहा था। उस वक्त भी इंटरनेशनल एंटी हैकिंग कम्युनिटी ने उसे एक डेंजरस हैकर था। मयूर के मुंह से यह सारी बातें सुनकर नंदिनी को घबराहट होने लगी। नंदिनी ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ते हुए कहा, कांपती हुई आवाज में कहा, सिद्धार्थ, चाहे जो कुछ भी हो, अगर यह सब कुछ सच भी है तब भी हमें अनिका को बचाना होगा। मेरा दिल कहता है अनिका बुरी लड़की नहीं है। कुछ करो सिद्धार्थ, कुछ करो। सिद्धार्थ ने नंदिनी को सहारा देते हुए उसे कंधे से पकड़ लिया। ओंकार ने अपना सर झुकाते हुए कहा, मेरे ख्याल में अब अनिका को बचाना बहुत मुश्किल है। मैंने सुना है बूढ़े बाबा भी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। जब ओंकार ने कहा कि बूढ़े बाबा आखिरी सांसें गिन रहे हैं तो यह बात सुनकर नंदिनी और सिद्धार्थ गुलेरिया मायूस हो गए। न सिर्फ उन्हें बूढ़े बाबा की चिंता थी, मगर वह भी जानते थे कि बूढ़े बाबा को अगर कुछ हो गया तो अनिका बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। सर झुकाए धीमी आवाज में नंदिनी ने कहा, इसलिए हम भी मेरे मायके जाकर मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे। हमें अभी भी पता चला है कि बूढ़े बाबा की एक के बाद एक सारे अर्गन फेल होने लगे हैं और किसी भी वक्त उनकी सांसें थम सकती थी। यह बात सुनते ही मयूर ने सबसे कहा, और अगर ऐसा हो गया तो अनिका को बचाना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। ओंकार ने पास खड़ी कार पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, तो क्या हम बस यूं ही खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे? क्या हम अनिका के लिए कुछ नहीं कर सकते? अनिका ने ओंकार को पैसों की मदद करके उसके पूरे एनिमल सेंटर को बर्बाद होने से बचाया था, जिसमें हजारों जानवरों का इलाज हो रहा था। ओंकार के लिए अनिका किसी मसीहा से कम नहीं थी, जिसने अचानक आकर ओंकार के हजारों पेट्स को एक नया जीवन दिया था। ओंकार की और बाकी घर वालों की मायूसी देखते हुए मयूर गुलेरिया ने यहाँ वहाँ देखने के बाद धीमी आवाज में सबसे कहा, एक रास्ता है मेरे पास। जैसे ही मयूर की यह बात सबके कानों पर पड़ी, ओंकार, सिद्धार्थ और नंदिनी गौर से मयूर की ओर देखने लगे। मयूर ने सिद्धार्थ के पास आते हुए धीरे से कहा, हमें अनिका को जेल से भगाना होगा। मयूर गुलेरिया की यह बात सुनकर सभी लोग चौंक गए। वहां इंस्पेक्टर अब्बास हॉस्पिटल में अपने ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन देकर पुलिस स्टेशन वापस आ गए। अनिका इंटरोगेशन रूम में अपनी चेयर पर बैठी बार बार अपने पांव जमीन पर टैप कर रही थी। वह जानती थी कि बूढ़े बाबा के पास वक्त बहुत कम था और अगर उनका कोई इलाज कर सकता था तो वह डॉक्टर अमृता यानी कि अनिका खुद थी। जैसे ही इंस्पेक्टर अब्बास ने इंट्रोडक्शन रूम का दरवाजा खुलकर अंदर आए, अनिका अपनी जगह से खड़ी हो गई और इंस्पेक्टर अब्बास के पास जाकर कहने लगी, आई होप आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, तो क्या अब मैं जाकर अपने पेशेंट को बचा सकती हूँ? इंस्पेक्टर अब्बास के ऑफिसर्स ने गुलेरिया हाउस के सारे नौकरों से पूछताछ पहले ही कर ली थी। सभी नौकरों का कहना था कि अनिका ने बूढ़े बाबा को सिर्फ एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट दी थी। उसने बूढ़े बाबा को किसी भी तरह की कोई दवाई या ड्रग नहीं दिए थे और यह बात ऑफिसर्स ने स्टेटमेंट लेते वक्त नोट कर ली थी। इंस्पेक्टर अब्बास ने आते ही फाइल में वह सारी डिटेल्स पढ़ ली थी। वह भी एक बात अच्छी तरह जानते थे कि अनिका ने बूढ़े बाबा को किसी तरह का कोई ड्रग दिया था। इस बात का कोई चश्मिश गवाह नहीं था।
इंस्पेक्टर अब्बास ने सामने खड़ी लेडी कांस्टेबल को इशारा किया। इशारा मिलते ही लेडी कांस्टेबल ने अनिका को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर से उसे इंवेस्टिगेशन रूम के बीचों बीच रखी हुई चेयर पर बिठा दिया। अनिका के ठीक सामने की चेयर पर बैठे हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, देखिए मिस अनिका, इस वक्त आप कहीं नहीं जा सकती। जब तक उस बूढ़े आदमी के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हमें इंतजार करना होगा। अनिका, जो हमेशा काफी काम और रिलैक्स रहती थी, उसने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए और अपने दांत कचकचाते हुए इंस्पेक्टर अब्बास से कहने लगी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ हॉस्पिटल में एक इंसान जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और मैं उसे बचा सकती हूँ। उसके पास वक्त बहुत कम है। आप समझते क्यों नहीं? यहाँ आप जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही उनकी जान पर खतरा बढ़ता जाएगा और अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंची तो हो सकता है कि वो वहाँ पर मौत से लड़ते लड़ते अपना दम तोड़ दे। अनिका की इस बात पर इंस्पेक्टर अब्बास को ताज्जुब हो रहा था। अपने ऑफिसर्स की ओर देखते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, जरा मैडम को पानी पिलाइए। जब अनिका ने आगे कुछ कहने की कोशिश की तो अनिका की बात काटते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, बस कीजिए मिस अनिका, आप दुनिया की पहली और आखिरी डॉक्टर नहीं है। वहाँ पर हॉस्पिटल में कई सारे सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं और इतना तो आप भी जानती हैं कि गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार कोई कसर नहीं छोड़ेगा उस बुढ़े को बचाने की, क्योंकि आपकी आज़ादी उस बुढ़े की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट के भी काफ़ी सीनियर न्यूरो सर्जन उन्हें अटेंड कर रहे हैं। अगर आप वहां नहीं पहुंचती तब भी उनका इलाज अच्छी तरह होगा। यह बात मैं जानता हूं। मुझे नहीं लगता कि जो बात उन डॉक्टरों के हाथ में ना हो वह बात आपके हाथों में हो। एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, ठीक है, फिर क्या आप गारंटी लेते हैं इस बात की? अनिका का सवाल सुनकर इंस्पेक्टर अब्बास खामोश हो गए। अनिका ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तो क्या मैं यह समझूं कि बूढ़े बाबा को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप अपने सर पर लेंगे? इस बार अनिका की बात का जवाब देने के बजाय इंस्पेक्टर अब्बास अपनी जगह से उठकर इंटरोगेशन रूम के दरवाजे की तरफ चले गए। फिर अचानक ही दरवाजे को कड़ी लगाते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मिस अनिका कि आप मुझे उकसाने की कोशिश कर रही हैं ताकि मैं आपको हॉस्पिटल जाने की इजाजत दे दूं और आप फरार हो जाएं। इंस्पेक्टर अब्बास की यह बात सुनकर अनिका शॉक हो गई। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर अब्बास यह सब क्यों सोच रहे थे। इंस्पेक्टर अब्बास को कन्विंस करने के लिए अनिका ने उससे कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप अपने ऑफिसर्स को मेरे साथ भेज सकते हैं। मैं उनकी ट्रीटमेंट कर दूं, उसके बाद आपके ऑफिसर्स मुझे फिर से यहाँ ले आएंगे। अनिका की यह बात सुनते इंस्पेक्टर अब्बास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बात में उसने ऐसा क्या कहा था जिस पर इंस्पेक्टर अब्बास को हंसी आ रही थी। इंस्पेक्टर अब्बास फिर से अनिका के पास आते हुए कहने लगे, यह गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। 25 साल पहले मेरे आदमी चकमा खा चुके हैं, मगर इस बार नहीं। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि इंस्पेक्टर अब्बास यह क्या बात कर रहे थे। वो अनिका के साथ जिस तरह बात कर रहे थे, अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बहुत पुरानी मंजी हुई गैंगस्टर है जिसके पीछे पुलिस सालों से पड़ी हुई थी। मगर अनिका के पास फिलहाल ना तो इंस्पेक्टर अब्बास से किसी तरह की एक्सप्लेनेशन सुनने का टाइम था और ना ही उसमें पेशेंस बची थी। मगर अनिका जानती थी कि अब वह ज्यादा वक्त पुलिस स्टेशन में इस तरह नहीं गवा सकती थी। उसे अभी किसी तरह बूढ़े बाबा के पास जाकर उसे ट्रीट करना होगा। इसलिए अपनी जगह से उठते हुए अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, देखिए मिस्टर अब्बास, आप एक डॉक्टर को अपने पेशेंट को ट्रीट करने से रोक रहे हैं, पर मैं अपने पेशेंट को इस तरह मरने नहीं दे सकती, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना ही होगा। इस बार इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकता। अनिका ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं बिना इजाजत निकल जाती हूँ। यह कहते हुए अनिका ने अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां कस ली और मार्शल आर्ट का अटैक स्टेंस ले लिया। जब इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका को अटैकिंग स्टेंस लेते हुए देखा तो इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने ऑफिसर्स को अलर्ट कर दिया। लेडी कांस्टेबल और एक मेल सब इंस्पेक्टर ने अपनी बंदूकें निकालकर अनिका की ओर तान दी। इंस्पेक्टर अब्बास अनिका के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए। अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर पहले मूव का इंतजार करने लगे। अनिका ने अपनी नजरें अपनी ओर तानी हुई बंदूकों पर भी डाली। सब इंस्पेक्टर ने अपनी जगह से पीछे कदम लेते हुए अनिका से कहा, देखिए आप यहाँ से जाने की जिद छोड़ दीजिए, हमें मजबूर मत कीजिए कोई ऐसा कदम उठाने के लिए जिससे आपको कोई नुकसान हो। अनिका के कानों पर इस वक्त किसी की बात नहीं पड़ रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, उसे किसी तरह से बूढ़े बाबा को बचाना था। तभी अचानक इंस्पेक्शन रूम के मेन गेट पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगा। बाहर के कुछ ऑफिसर्स ने इंस्पेक्टर अब्बास को आवाज लगाते हुए कहा, सर प्लीज दरवाजा खोलिए, इट्स एन इमरजेंसी। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका पर नजर बनाई रखी।
पीछे की ओर कदम बढ़ाते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने धीरे से इंस्पेक्शन रूम का दरवाजा खोला। अनिका यह देखकर हैरान रह गई कि रोहित मारवा 34 लायर्स के साथ इंस्पेक्शन रूम में दाखिल हुए। रोहित ने कड़क आवाज में इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ इंस्पेक्टर, आपने मेरी फाइन्स को किस आधार पर यहाँ डिनेट करके रखा है? जब इंस्पेक्टर अब्बास ने देखा कि रोहित मारवा खुद अपनी वकीलों की फौज के साथ पुलिस स्टेशन आया था, तो इंस्पेक्टर अब्बास भी रोहित को रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगे, देखिए मिस्टर मारवा, ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसके लिए मुझे इनका इंट्रोगेशन करना होगा। इंट्रोगेशन रूम के दूसरे कोने की ओर खड़ी हुई अनिका भी चाहती थी कि रोहित किसी तरह अनिका को यहाँ से बाहर निकाले। अनिका कभी नहीं चाहती थी कि वह लड़ाई मारपीट करके वह इस जगह से फरार हो जाए, मगर वह जानती थी कि बूढ़े बाबा को बचाने के लिए उसका यहाँ से निकलना जरूरी था। तभी रोहित के पास खड़े एक सीनियर लॉर्ड ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, दिखाइए, आपको अगर इन्होंने किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती की हो तो आप मुझे बताइए, और हाँ, इनके किसी भी सवाल का जवाब देना आपके लिए कंपल्सरी नहीं है। आप चाहे तो इनके हर सवाल का जवाब खामोशी से दे सकती हैं। लायर की यह बात सुनते इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, जी नहीं वकील साहब, यह ऐसा नहीं कर सकती। यह कोई आम केस नहीं है चोरी का कि आप इस तरह की सलाह अपने क्लाइंट को दे रहे हैं। यह एक बहुत ही स्पेशल केस है और मैं स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी हूँ। रोहित ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, इंस्पेक्टर, आपका बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? आपने भी रोहित मारवा की मंगेतर को डिनेट किया है, जबरदस्ती, किसी मामूली चोर को नहीं। मुझे आपकी इस हरकत का एक्सप्लेनेशन चाहिए, वरना आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कौन हूँ, और मैं चाहूँ तो आपको कई ऐसे सवाल पूछ सकता हूँ जिनका जवाब देना आपके लिए भी जरूरी हो जाएगा। रोहित और इंस्पेक्टर अब्बास दोनों अपनी कमर पर हाथ रखे एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों इस बात को अपनी ईगो पर ले गए थे। दोनों में से कोई अपनी आंखें झपकाने के लिए तैयार नहीं था और ना ही अपने कदम पीछे लेने के लिए तैयार था। रोहित के सीनियर लॉर्ड ने इंस्पेक्टर अब्बास के हाथ में एक कानूनी कागज दिया और कहा, देखिए, मैं स्पेशल ऑर्डर्स लेकर आया हूँ। आप एक लड़की को इस तरह बिना किसी वैलिड रीजन के डिटेल नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव सॉलिड रीजन फॉर डिटेनिंग हर। इंस्पेक्टर अब्बास ने बिना देखे ही वह कागज फाड़ दिया और पास रखे डस्टबिन में डालते हुए कहा, देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। यह एक स्पेशल केस है, मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूँ। सीनियर लॉर्ड ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तो फिर बताइए हमें ये किस तरह का केस है? सिर्फ स्पेशल केस कहने से हम इन्हें यहाँ छोड़कर चले नहीं जाएंगे। इंस्पेक्टर अब्बास ने रोहित की ओर देखते हुए कहा, इस केस के बारे में मैं आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन डिक्लोज नहीं कर सकता। फिलहाल मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, कानूनी इन्वेस्टिगेशन में आप लोग रुकावट डाल रहे हैं। प्लीज कोऑपरेट विद पुलिस विथ द सेफ्टी ऑफ द दिस इज ऑफ द नेशन। रोहित ने भी आवाज तेज करते हुए इंस्पेक्टर की बात का जवाब देते हुए कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है। वी शुड इंश्योर द सेफ्टी और सिटीजन, जिसमें से एक है मेरी मंगेतर, जिसकी सेफ्टी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो आप यह बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर आप मुझे किसी भी तरह की डिटेल्स नहीं डिस्क्लोज कर सकते, देन आई एम सॉरी, मैं भी अपनी मंगेतर को यहाँ नहीं छोड़ सकता। आई थिंक दिस प्लेस इज अनसेफ फॉर हर। अगर आपने अभी इसी वक्त मुझे कोई वैलिड रीजन नहीं दिया मेरी मंगेतर के डिटेंशन का, देन आई एम सॉरी, मैं अभी इसी वक्त मेरी मंगेतर को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। रोहित की आवाज़ और रोहित की आंखों से उसका इरादा साफ पता चल रहा था। रोहित इतनी आसानी से गिव अप करने वाला नहीं था। इंटरोगेशन रूम में खड़े बाकी पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर अब्बास को भी अच्छी तरह से जानते थे। वह भी इतनी आसानी से रोहित मारवा के सामने घुटने नहीं टेकने वाले थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे क्या होगा। क्या रोहित मारवा के पास के सामने इंस्पेक्टर अब्बास को झुकना होगा, या इंस्पेक्टर अब्बास की जिद के आगे रोहित मारवा को घुटने टेकने होंगे? पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को जब रोहित और इंस्पेक्टर अब्बास के टकराव के बारे में पता चला तो वह दौड़कर इंटरोगेशन रूम की तरफ आए। इंटरोगेशन रूम के अंदर आते ही उन्होंने देखा कि रोहित मारवा और इंस्पेक्टर एक दूसरे के आमने सामने खड़े एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। दोनों में से कोई पीछे हटने वाला नहीं था। यह बात पुलिस स्टेशन का इंचार्ज इंस्पेक्टर अच्छी तरह जानता था, मगर वह यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर सकते थे, क्योंकि एक तरफ रोहित मारवा जो शहर का सबसे ताकतवर इंसान था और दूसरी तरफ पुलिस थाने के स्पेशल ऑफिसर इंस्पेक्टर अब्बास जो औहदे और रैंक में पुलिस स्टेशन इंचार्ज से कहीं ज्यादा सीनियर थे।
किसी तरह हिम्मत करके स्टेशन इंचार्ज ने इंस्पेक्टर अब्बास के पास जाकर उनके कानों में बिल्कुल धीरे से कहा, प्लीज सर, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, समझने की कोशिश कीजिए। हमने इस लड़की को मेडिकल प्रैक्टिस के जुर्म में गिरफ्तार किया है। हम इससे ज़्यादा देर तक डिटेन नहीं कर सकते बिना किसी पक्के सबूत के। और फिर मिस्टर मारवा खुद यहाँ चलकर आए हैं। आप तो जानते ही हैं इनके कनेक्शन और इनकी लीगल टीम के बारे में। हमारी छोटी सी गलती से भी पुलिस डिपार्टमेंट को कोर्ट में सबके सामने जलील होना पड़ेगा। और यह लड़की पेशेंट की अटेंडिंग डॉक्टर भी है। अगर हमने इसे मजबूरन यहाँ पकड़ कर रखा और यहाँ पेशेंट को कुछ हो गया तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, यह लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, रोहित मारवा की मंगेतर है। इंस्पेक्टर अब्बास रोहित मारवा के सामने झुकने वालों में नहीं थे, मगर वह कानूनी दांव पेच भी अच्छी तरह समझते थे। वह जानते थे कि कोर्ट में अगर रोहित मारवा और उसकी लीगल टीम ने यह साबित कर दिया कि पुलिस डिपार्टमेंट ने बिना किसी एडिवेशन के एक अटेंडिंग डॉक्टर को डिटेन कर रखा था, तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कोर्ट में बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने कदम पीछे लिए। जैसे ही रोहित ने अपने कदम अनिका की ओर बढ़ाना शुरू किया, इंस्पेक्टर अब्बास ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, मैंने आपसे यह नहीं कहा कि आप अपनी मंगेतर को यहाँ से ले जा सकते हैं। रोहित मुड़कर हैरानी से इंस्पेक्टर अब्बास को देखने लगा। इंस्पेक्टर अब्बास ने रोहित के वकील की ओर देखते हुए कहा, आपको बस कुछ और देर इंतजार करना होगा। बस एक बार उस बूढ़े आदमी की ब्लड रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही आप इन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं। इस बार रोहित ने भी इंस्पेक्टर अब्बास की बात को पूरी करते तरह इग्नोर करते हुए अनिका का हाथ पकड़ लिया और उसे एग्जिट की ओर ले जाने लगा। जब अनिका और रोहित एग्जिट के दरवाजे तक पहुंचे, इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने ऑफिसर्स से मुड़कर कहा, उनका रास्ता रुकवा दिया जाए। रोहित ने मुड़कर इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, क्या आप अब मुझे भी डिटेन करने वाले हैं? रोहित की यह बात सुनते ही पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। आप इन्हें मिस अनिका का अरेस्ट वारंट क्यों नहीं दिखा देते, ताकि इनके मन में जो भी गलत फहमी है वह दूर हो जाए कि हम बिना किसी रीजन के मिस अनिका को डिटेन नहीं कर रहे हैं। रोहित और रोहित की लीगल टीम यह बात सुनकर हैरान रह गई। सीनियर लाल को यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर इंस्पेक्टर अब्बास के पास अरेस्ट वारंट था तो उन्होंने पहले ही क्यों नहीं वारंट उन्हें दिखाया था। हैरान रोहित ने इंस्पेक्टर अब्बास को देखते हुए सवाल पूछा, क्या आपके पास अरेस्ट वारंट है? तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर किस वजह से आपने मेरी मंगेतर को यहाँ डिटेन किया है। इस बात का पलटकर जवाब देते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, क्या आप सचमुच इनका अरेस्ट वारंट देखना चाहते हैं? इंस्पेक्टर अब्बास की बातों से हैरान होकर अनिका और रोहित एक दूसरे के सामने देखने लगे। उन्हें इंस्पेक्टर अब्बास की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे अनिका कोई बड़ा गुनाह करके भागी हुई मुजरिम थी, जो सालों बाद इंस्पेक्टर अब्बास के हाथ लगी थी। हैरान अनिका को देखते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने फिर पूछा, क्या आप श्योर हैं कि आप अरेस्ट वारंट देखना चाहती हैं? अचानक ही अनिका को अपनी माँ की कही हुई बात याद आने लगी। अनिका की माँ ने अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग में अनिका से कहा था, अपने पांव जमीन पर रखना, अपनी पहचान लोगों के सामने जाहिर मत करना। अगर ऐसा हुआ तो अनजान मुसीबत तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक अनिका की हिडन आइडेंटिटीज लोगों के सामने आने लगी थी। अनिका को लगा शायद अरेस्ट वारंट में लिखी बात उस अनजान खतरों के बारे में अनिका को कुछ जानकारी दे सके। हो सकता था कि अरेस्ट वारंट में लिखी हुई बात अनिका की माँ के साथ जुड़ी हो, और अनिका लगातार अपनी माँ के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। अनिका ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, जी हाँ, मुझे मेरा अरेस्ट वारंट देखना है। अनिका की बात सुनते इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक एनवलप बाहर निकाला। उस एनवलप से इंस्पेक्टर अब्बास ने कुछ पेपर बाहर निकाले। जैसे इंस्पेक्टर अब्बास वह कॉपी अनिका को देने लगे, तभी एक आदमी सिविल ड्रेस पहनकर दौड़ते हुए इन्वेस्टिगेशन रूम में आया और सीधे अब्बास के पास जाकर कहने लगा, सर, उस बूढ़े आदमी की ब्लड रिपोर्ट आ गई है। उसमें साफ लिखा है कि बूढ़े आदमी के शरीर में कोई अननोन केमिकल्स पाए गए हैं। यह खबर मिलते ही इंस्पेक्टर अब्बास गुस्से से अनिका की ओर देखने लगे और फिर रोहित की ओर देखकर कहने लगे, देखा आपने मिस्टर मारवा, जिस सबूत का हमें इंतजार था वह सबूत मिल चुका है। मिस अनिका ने जानबूझकर उस बूढ़े आदमी को कोई ऐसी दवाई या ड्रग दी है जिसकी वजह से वह इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, और शायद कुछ ही देर में उसकी जिंदगी मौत के सामने घुटने टेक देगी। मगर वह कहते हैं ना, मरता आदमी अपने खून का
खुद ही सबसे बड़ा सबूत होता है। वह बुढ़ा आदमी मरने से पहले अपने कातिल के खिलाफ हमें सबूत देकर जा रहा है। रोहित इंस्पेक्टर अब्बास की बात से हैरान होकर अनिका की ओर देखने लगा। अनिका ने रोहित की ओर देखते हुए नाम में अपना सर हिला दिया। अनिका नहीं जानती थी कि इंस्पेक्टर अब्बास ऐसा क्यों कह रहे थे, जबकि उसने बुढ़े बाबा को कोई दवाई या ड्रग्स नहीं दिया था। इंस्पेक्टर अब्बास ने ब्लड रिपोर्ट अपने आदमी के हाथों से लेकर रोहित के हाथ में दे दी। ब्लड रिपोर्ट पढ़ते हुए रोहित ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, इस रिपोर्ट में लिखा है कि उस बुढ़े आदमी के शरीर में अननोन केमिकल पाया गया है। और इतना तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अननोन केमिकल इस बात का प्रूफ नहीं देता कि मेरी मंगेतर ने ही उस आदमी का मर्डर करने की कोशिश की है। और मुझे नहीं लगता कि अननोन केमिकल का हवाला देकर आप मेरी मंगेतर को इस तरह डिटेन कर सकते हैं। इंस्पेक्टर अब्बास ने रोहित के हाथों से वो रिपोर्ट वापस लेते हुए कहा, हमारी फॉरेंसिक टीम कुछ ही घंटे में पता लगा लेगी कि आखिर अननोन केमिकल का सोर्स क्या है, और यह भी पता लग जाएगा यह केमिकल उनके शरीर में किस तरह डाला गया था और किसने डाला था। तब तक आई एम सॉरी, आप मिस अनिका को यहाँ से नहीं ले जा सकते। यह कहने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने ऑफिसर को इशारा कर दिया। लेडी कांस्टेबल अनिका को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास की ओर देखते हुए कहा, मगर मैंने बाबा को कोई दवाई या ड्रग नहीं दिए हैं। इनफैक्ट मैंने उन्हें जब भी एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट दी है, हमेशा ही उनके केयर टेकर की देखरेख में उनकी ट्रीटमेंट की है। आप चाहें तो उनके केयर टेकर से आप बात पूछ सकते हैं। मैंने उन्हें कभी भी कोई दवाई या किसी तरह का ड्रग नहीं दिया है। और अगर बूढ़े बाबा के खून में जहरीला केमिकल पाया गया है तो इसका मतलब साफ है कि किसी ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की है। अनिका को जब यह बात पता चली कि बूढ़े बाबा के शरीर में जहर पाया गया था, तब से अनिका की फिक्र बूढ़े बाबा के लिए और ज्यादा बढ़ गई थी। अब वह किसी भी तरह जल्दी से बूढ़े बाबा के पास जाकर उनका इलाज करना चाहती थी। वह जानती थी कि उनकी कंडीशन बद से बदतर होती जा रही थी। जब अनिका को सुबह सुबह गिरफ्तार किया गया था, तब अनिका को लगा था कि शायद बूढ़े बाबा की दी हुई ट्रीटमेंट को बाकी पेशेंट से कुछ अलग रिएक्ट कर रहे थे। ऐसा अक्सर होता है कि अलग अलग पेशेंट एक ही ट्रीटमेंट को अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। और अनिका ने राजलक्ष्मी को बेंगलुरु से बुलाकर बूढ़े बाबा की ट्रीटमेंट को टेक ओवर करने को कह दिया था। मगर बूढ़े बाबा के खून में अननोन केमिकल यानी कि जहर पाया गया था। इसका मतलब साफ था कि बूढ़े बाबा की जान को खतरा था। अनिका ने रोहित की ओर देखकर पूछा, बाबा की तबीयत कैसी है अब? अनिका की बात सुनते ही रोहित ने तुरंत अपने जेब से अपना फोन निकाला और हॉस्पिटल में मौजूद अपनी मेडिकल टीम को कॉल लगाया। रोहित ने पुलिस स्टेशन आने से पहले ही लाइफ केयर हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर की एक टीम को उस हॉस्पिटल में भेज दिया था जहां बुढ़े बाबा एडमिट थे। जैसे ही रोहित की टीम ने डॉक्टर रोहित बाबा का फोन उठाया, रोहित ने उस डॉक्टर से पूछा, क्या प्रोग्रेस है उस बूढ़े आदमी की ट्रीटमेंट में? रोहित की टीम के डॉक्टर ने रोहित को जवाब देते हुए कहा, सर आई एम वेरी सॉरी, मगर बात दरअसल यह है कि हम उस पेशेंट की बिगड़ती हुई कंडीशन की वजह डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं और एक के बाद एक उसके शरीर के ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। अगर कुछ ही देर में उन्हें रिवाइव नहीं किया गया तो आई एम अफ्रेड कि कुछ ही घंटों में पेशेंट दम तोड़ देगा। पेशेंट के पास वक्त बहुत कम है। रोहित ने अपनी मेडिकल टीम के साथ जो भी बातें की थी वह स्पीकर से कमरे में मौजूद सारे लोग सुन रहे थे। रोहित की मेडिकल टीम के उस डॉक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर मारवा, हमारी बात गुलेरिया परिवार से आई मेडिकल टीम के साथ भी हुई है। उन्होंने भी यह बात मानी है कि अगर इस पेशेंट को बचाना है तो किसी भी तरह डॉक्टर अमृता को इस हॉस्पिटल में इनकी सर्जरी के लिए बुलाना पड़ेगा। सिर्फ डॉक्टर अमृता ही है जिसने ऐसा केस पहले सॉल्व किया है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रोहित ने उस डॉक्टर से पूछा, तुम कितनी देर तक उस पेशेंट को संभाल सकते हो? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक हम किसी तरह इस पेशेंट के शरीर में सांसें आर्टिफिशियल चला सकते हैं, मगर आने वाली आधे घंटे में डॉक्टर अमृता ने इनकी सर्जरी शुरू नहीं की तो इनका बचना नामुमकिन हो जाएगा। जब रोहित ने उस डॉक्टर के मुंह से डॉक्टर अमृता का नाम सुना तो उसे मन ही मन गुलेरिया परिवार पर गुस्सा आने लगा। अगर रोहित को पहले ही पता होता कि डॉक्टर अमृता उस बूढ़े आदमी का इलाज कर सकती थी तो रोहित ने इतना वक्त बर्बाद न किया होता। रोहित ने अपना फोन इंस्पेक्टर अब्बास को दिखाते हुए कहा, सुना आपने, सिर्फ डॉक्टर अमृता ही उस आदमी का इलाज कर सकती हैं और अगर आपने एक भी सेकेंड और अनिका को यहाँ रोका तो उस आदमी की मौत के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इंस्पेक्टर अब्बास ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं यह भी अच्छी तरह जानता हूँ कि जैसे ही मैंने इस लड़की को आपके साथ यहाँ से बाहर भेजा, मारवा खानदान और गुलेरिया खानदान मिलकर इस लड़की को देश की सरहद पार करवा देगा।
मुझे लगता है यही है प्लान आपका और गुलेरिया परिवार का, और इसलिए आप यहाँ आए हैं इस लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए। रोहित को इंस्पेक्टर अब्बास की बातों पर गुस्सा आने लगा था। रोहित ने इंस्पेक्टर अब्बास को समझाने की कोशिश की, मगर इंस्पेक्टर अब्बास बात समझने की को तैयार ही नहीं थे। रोहित और इंस्पेक्टर अब्बास के बीच कुछ आर्गुमेंट होने लगी। अनिका मन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बूढ़े बाबा की ट्रीटमेंट का ख्याल चल रहा था। रोहित और इंस्पेक्टर अब्बास की बातों पर अनिका का बिल्कुल ध्यान नहीं था। अनिका मन ही मन यह कैलकुलेट करने लगी कि पुलिस स्टेशन से हॉस्पिटल तक पहुंचने में अनिका को ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लग सकता था, मगर शायद इंस्पेक्टर अब्बास को कन्विंस करने में उससे कहीं ज्यादा वक्त लग सकता था, और उतना वक्त बूढ़े बाबा के पास नहीं था। अनिका इतनी आसानी से बूढ़े बाबा को मरने नहीं दे सकती थी। उसकी दो वजह थी। एक, अनिका एक डॉक्टर होने की हैसियत से अपने किसी भी पेशेंट को बिना इलाज के मरने नहीं दे सकती थी, और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अगर बूढ़े बाबा को कुछ हो गया तो उसके साथ भी अनिका की मां के पास्ट से जुड़े सारे राज भी दफन हो जाएंगे। सिर्फ बूढ़े बाबा ही जानते थे कि आखिर 25 साल पहले अनिका की मां के साथ क्या हुआ था। अनिका किसी भी हालत में बूढ़े बाबा को मरने नहीं दे सकती थी। ऐसा नहीं था कि अनिका को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बूढ़े बाबा की जान की फिक्र थी। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि जो अननोन केमिकल बूढ़े बाबा की खून में पाया गया था उसके बारे में आज नहीं तो कल पता जरूर चल जाएगा, और यह भी पता चल जाएगा कि वह जहर आखिर बाबा को किसने दिया था। मगर इस वक्त अनिका को फिक्र सिर्फ और सिर्फ बूढ़े बाबा की जान की थी। अनिका के पास हॉस्पिटल पहुंचने के लिए सिर्फ आधा घंटा रह गया था। जब रोहित और इंस्पेक्टर अब्बास आर्गुमेंट कर रहे थे, तभी अचानक ही अनिका अपने ऊंची आवाज में इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगे या नहीं? यह कहते हुए अनिका ने अपनी दोनों हाथों की मुठ्ठियां कस ली। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका को समझाते हुए कहा, देखिए मिस अनिका, यह पुलिस स्टेशन है। यहाँ कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे बाद में आप ही को पछताना पड़े। रोहित जानता था कि अनिका किसी भी वक्त अटैक करने वाली थी। रोहित अपने दोनों हाथों से अनिका को रोकते हुए कहा, कम डाउन अनिका, यह पुलिस स्टेशन है, तुम इस तरह से यहाँ से नहीं निकल सकती। अनिका ने रोहित का बात का जवाब देते हुए कहा, मैं जानती हूँ मुझे इस तरह से यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अनिका की बात सुनते ही आसपास खड़े सारे पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी बंदूकें अनिका की ओर तान दी। अनिका को इस वक्त इंटरोगेशन रूम के दरवाजे के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। अनिका किसी तरह उस दरवाजे से बाहर निकलकर हॉस्पिटल पहुंचना चाहती थी। रोहित अच्छी तरह जान चुका था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अनिका अपना फैसला बदलने वाली नहीं थी। इससे पहले कि अनिका पुलिस ऑफिसर पर अटैक करे, रोहित ने पास खड़े इंस्पेक्टर अब्बास को गले से पकड़ लिया। इससे पहले कि इंस्पेक्टर अब्बास और आसपास पुलिस ऑफिसर कुछ भी समझ पाते, रोहित ने बहुत ही तेजी से इंस्पेक्टर अब्बास की कमर से पिस्तौल निकालकर उसके माथे पर रख दी। रोहित खुद भी सुखबीर सर का शागिर्द था। मार्शल आर्ट में रोहित का मुकाबला शायद कमरे में मौजूद सारे पुलिस वाले मिलकर भी नहीं कर सकते थे। इंस्पेक्टर अब्बास के माथे पर बंदूक पॉइंट करते हुए रोहित ने सारे पुलिस ऑफिसर से कहा, डोंट मूव। जैसे ही रोहित ने इंस्पेक्टर अब्बास के माथे पर पिस्तौल रखी, सारे पुलिस ऑफिसर ने अपनी अपनी गन अनिका से मोड़कर रोहित की ओर कर दी। रोहित के बॉडीगार्ड्स रोहित को बचाने के लिए रोहित के सामने आकर खड़े हो गए। रोहित के बॉडीगार्ड्स अपने हथियार पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं ला पाए थे, मगर रोहित को बचाने के लिए उन्होंने अपने शरीर को रोहित से आगे रखते हुए एक ढाल बना ली। इंस्पेक्टर अब्बास के सर पर पुलिस की बंदूक थी, मगर वह अभी भी काफी शांत लग रहे थे। रोहित को समझाते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, मिस्टर मारवा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप यह सब सही नहीं कर रहे हैं। आपसे हमें यह उम्मीद नहीं थी। रोहित ने जवाब देते हुए इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, आपने और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था। किसी की जान का सवाल है, मुझे एक कदम उठाने पर आपने मजबूर किया। इसके बाद रोहित ने अनिका की ओर देखा और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, अनिका जाओ यहाँ से। अनिका ने कभी नहीं सोचा था कि रोहित इंस्पेक्टर अब्बास को गन पॉइंट पर ले लेगा। अनिका जानती थी कि ऐसा करने से रोहित कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था, मगर इस वक्त उसे रोहित से भी ज्यादा चिंता बूढ़े बाबा की जान बचाने की थी। इसलिए बिना कुछ सोचे अनिका इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर भाग निकली। अनिका के जाते इंस्पेक्टर अब्बास के ऑफिसर्स अनिका का पीछा करने के लिए जैसे ही अनिका के पीछे जाने लगे, रोहित ने उन्हें रोकते हुए कहा, अगर तुम लोगों ने उस लड़की का पीछा करने की कोशिश की तो तुम्हारे सीनियर ऑफिसर के साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना।
रोहित ने इंस्पेक्टर अब्बास की गर्दन इतनी मजबूती से पकड़ रखी थी कि इंस्पेक्टर अब्बास पूरी शरीर की ताकत लगाने के बावजूद 1 इंच भी रोहित का हाथ हिला नहीं पा रहे थे। इंस्पेक्टर अब्बास ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, आप बहुत बुरी अच्छी तरह से फंस चुके हैं। आप नहीं जानते आपने क्या किया है। इंस्पेक्टर अब्बास की बातों का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, मैंने बस किसी की जान बचाने की कोशिश की है। तभी इंस्पेक्टर अब्बास ने रोहित से कहा, और अगर वह लड़की उस आदमी की जान ना बचा पाए तो? अगर मौका देकर वह यहाँ से भाग निकली तो क्या करेंगे आप बताइए? इंस्पेक्टर के बातों का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मुझे भरोसा है उस पर। रोहित के मुंह से भरोसा शब्द सुनते इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी शरीर की सारी ताकत लगाकर रोहित का हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए कहा, यह भरोसा कहीं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ना बन जाए। 25 साल पहले ऐसा ही भरोसा मेरी माँ ने स्वाति मल्होत्रा पर किया था। इंस्पेक्टर की बात सुनकर रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हैरानी से इंस्पेक्टर की ओर देखने लगा। आगे बढ़ाते हुए 25 साल पहले स्वाति मल्होत्रा पर खून का इल्जाम लगा था। स्वाति मल्होत्रा ने इसी तरह किसी पेशेंट का इलाज करने का बहाना बनाया और सबकी नजरों में धूल झोंक कर भाग निकली। स्वाति मल्होत्रा ने जो कुछ भी किया उसका जिम्मेदार मेरी माँ को ठहराया गया। उसके बाद से लेकर आज तक मेरी माँ कभी सर उठाकर नहीं चल सकती, और आज आपने भी वही गलती की है जो 25 साल पहले मेरी माँ ने की। और आपने तो एक ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर बंदूक भी तान दी है। जरा सोचिए आपका क्या होगा। इंस्पेक्टर अब्बास की बातें सुनकर रोहित ने अपनी नजरें झुका ली, मगर रोहित की बंदूक इंस्पेक्टर अब्बास के सीने पर बनी हुई थी। रोहित ने इस बार धीमी आवाज में इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, मैं अब भी यही कहूंगा, मुझे उस पर भरोसा है। आप बस 2 घंटे कोऑपरेट कीजिए। इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, क्या हो जाएगा उससे? चलिए 2 घंटे तक मैं आपके साथ कोऑपरेट करता हूँ। आपको क्या लगता है अनिका इतनी आसानी से हॉस्पिटल पहुँच जाएगी? क्या पुलिस डिपार्टमेंट में मैं अकेला ऑफिसर का काम करता हूँ? बाकी पुलिस वाले क्या इतनी आसानी से अनिका को पुलिस स्टेशन में हॉस्पिटल तक पहुँचने देंगे? अगले ही मोड़ पर पकड़ी जाएगी अनिका। वहां पुलिस स्टेशन के बाहर ओंकार, नंदिनी, सिद्धार्थ गुलेरिया और मयूर गुलेरिया एक काली जीप के पीछे से पुलिस स्टेशन की ओर देख रहे थे। कुछ देर पुलिस स्टेशन को अच्छी तरह से देखने के बाद सिद्धार्थ ने धीमी आवाज में कहा, क्या हम सचमुच अनिका को जेल से भगाकर ले जाएंगे? इस बात पर ओंकार ने जवाब देते हुए कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सिद्धार्थ गुलेरिया ने अटकती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी बात तो सच है, मगर यह बात अगर करण अंकल को पता चली तो क्या वह हमें माफ करेंगे? ओंकार ने जवाब देते हुए कहा, करण अंकल को सिर्फ आकाश और उसके बाद थोड़ी बहुत मयूर की चिंता रहती है। हम दोनों को तो वैसे भी वह बिना किसी बात के डांटते रहते हैं, एक और बार डांट खा लेंगे। सिद्धार्थ गुलेरिया को ओंकार की बात सच लग रही थी, मगर उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। गुलेरिया परिवार भले ही दिल्ली में काफी पावरफुल परिवार माना जाता था, मगर पुलिस स्टेशन से किसी को भगाने के बारे में तो सिद्धार्थ गुलेरिया ने आज तक कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मयूर ने सिद्धार्थ और ओंकार को शांत करते हुए कहा, तुम लोग इस वक्त जितना घबराओगे उतना ही हमारा काम ज्यादा डिफिकल्ट होगा। कॉन्फिडेंस रखो, ऐसे सारे काम तो मैं चुटकियों बजाते हुए कर लेता हूँ। हाँ, करण अंकल ने मुझे कहा है कि मुझे मेरे सारे काम सीक्रेटली करने हैं, मगर आज तक कभी मैंने कोई लॉ नहीं तोड़ा, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। मगर आज हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए दिमाग में सारी टेंशन हटा दो और प्लान पर फोकस करो। अभी मयूर, ओंकार और सिद्धार्थ के साथ यह सारी बातें कर ही रहा था कि नंदिनी की नजर पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर पड़ी। एक के बाद एक सारे पुलिस कांस्टेबल, जवान, पुलिस ऑफिसर्स अपनी बंदूक निकालकर यहाँ वहां दौड़ने लगे। नंदिनी ने तीनों भाइयों को इशारे से पुलिस स्टेशन के अंदर हो रही हलचल दिखाते हुए कहा, मुझे लगता है पुलिस स्टेशन से अनिका जेल तोड़कर भाग निकली है। नंदिनी को शांत करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, यह क्या कर रही हो तुमने कभी ठीक से देखा भी है अनिका को? दुबली पतली सी लड़की इस तरह से जेल तोड़कर कैसे भाग सकती है? और इतने सारे पुलिस ऑफिसर उसे रोकने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ेंगे क्या? एक दुबली पतली सी कमजोर लड़की को पकड़ने के लिए कोई एक लेडी कांस्टेबल ही काफी है। मुझे लग रहा है जरूर जेल तोड़कर कोई खूंखार आतंकवादी भाग निकला है, जिसे पकड़ने के लिए यह सारे लोग अपने हथियार निकालकर उसका पीछा कर रहे हैं। ओंकार ने अपना एक हाथ जीप पर मारते हुए कहा, अरे यार, इसी वक्त होना था यह सब कुछ। अब हमारे प्लान का क्या होगा? कैसे निकालेंगे अनिका को जेल से बाहर? जैसे ही ओंकार ने यह कहा, नंदिनी की नजर पुलिस स्टेशन के गेट से बाहर आ रही अनिका पर पड़ी। अनिका तेजी से दौड़कर पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां उतरकर बाहर की ओर भाग रही थी। पुलिस ऑफिसर अनिका पर फायर नहीं कर रहे थे,
क्योंकि अंदर रोहित ने इंस्पेक्टर अब्बास को गन पॉइंट पर ले रखा था। कुछ ऑफिसर्स ने अनिका को रोकने की कोशिश जरूर की, मगर अनिका उन ऑफिसर से काफी ज्यादा तेज थी। पुलिस की कुछ जीप के ऊपर से जंप लगाती हुई अनिका मेन एग्जिट की ओर दौड़ने लगी। सिद्धार्थ गुलेरिया, ओंकार और नंदिनी यह देखकर बिल्कुल हैरान थे। सीधी साधी भोली भाली लगने वाली गुलेरिया परिवार की यह नई मेंबर जिस तरह से पुलिस स्टेशन से दौड़ लगाकर पुलिस के चंगुल से निकल रही थी, वह देखकर उनकी सांसें कुछ देर के लिए थम गई थी। उन्होंने देखा कि मयूर गुलेरिया भी उनके आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही अनिका पुलिस स्टेशन के मेन गेट के पास पहुंची, उसे इस बात का ख्याल आया कि उसे अगर जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना था तो उसे एक कार की जरूरत थी। वह यहाँ वहां नजरें घुमाते हुए देखने लगी कि कहीं ऐसी कोई कार उसे मिल जाए जिसमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच सके। तभी अनिका के सामने कार की एक चाबी गिरी। वह चाबी कुछ ही दूरी पर सीधे मयूर गुलेरिया ने जानबूझकर अनिका की ओर फेंकी थी। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर अनिका को पुलिस की पहुंच से दूर जाना था तो उसे एक कार की जरूरत पड़ेगी। अनिका ने जब यहाँ वहां देखा तब उसे कोई नजर नहीं आया। उसने कार की चाबी उठाकर उसका रिमोट बटन दबाया तो सामने खड़ी एक काली जीप अनलॉक हुई। जैसे ही कार में से अनलॉक होने की साउंड सुनाई दी, अनिका बिना कुछ सोचे उस कार में बैठ गई और तेजी से कार से वहां से चली गई। जब पुलिस ऑफिसर ने अनिका को कार में बैठते जाते हुए देखा, तब कुछ पुलिस ऑफिसर ने अपनी जीप स्टार्ट की और अनिका का पीछा करके एक के बाद एक पुलिस स्टेशन के पार्किंग लॉट से निकलने लगे। मगर जैसे ही वो मेन एग्जिट के पास पहुंचे, एक फलों भरी हुई हाथ गाड़ी पहली जीप से टकराई और मेन एग्जिट पूरी तरह से जाम हो गई। कोई जीप पुलिस स्टेशन की मेन एग्जिट से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जब एक पुलिस ऑफिसर जीप से निकलकर उस हाथ गाड़ी के पास आया तो गमछा लगाए मयूर गुलेरिया पुलिस ऑफिसर से कहने लगा, अरे साहब, क्या कर दिया? गरीब का कितना नुकसान हो गया, देखिए, पूरे फलों की हाथ गाड़ी को उलट दिया। पुलिस वाले तो क्या हुआ, गरीब आदमी को कुचल देंगे। पुलिस वाला मयूर गुलेरिया को फल वाला समझकर उसके साथ आर्गुमेंट करने लगा। मेन एग्जिट से थोड़ी दूरी पर खड़े नंदिनी, ओंकार और सिद्धार्थ मयूर गुलेरिया की चालाकी देखकर काफी इंप्रेस हो गए। मयूर जिस तरह से पुलिस को उलझा रहा था, वह देखकर नंदिनी, ओंकार और सिद्धार्थ मन ही मन काफी खुश हो रहे थे। वह जानते थे जितनी देर मयूर इन पुलिस वालों को यहाँ उलझा कर रखेगा, उतना ही मुश्किल होता जाएगा उनका अनिका तक पहुँचना। जब तक मयूर ने पुलिस वालों को अपनी बातों में उलझा कर रखा था, ओंकार ने चुपके से जाकर पुलिस वालों की जीप से हवा निकालना शुरू कर दिया था। हर एक जीप में से एक टायर का हवा निकालने के बाद जब ओंकार वापस सिद्धार्थ और नंदिनी के पास आया तो सिद्धार्थ और नंदिनी ने ओंकार की पीठ थपथपाते हुए उसे शाबाशी दी। तीनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो रहे थे, मगर जब तीनों ने अपनी नजर उठाकर देखा तो सामने दो लंबे चौड़े पुलिस वाले खड़े थे। दोनों पुलिस वालों ने ओंकार और सिद्धार्थ को कॉलर से पकड़ा और दीवार के पीछे खड़ा करते हुए पूछा, अभी अभी जो भागी है, तुम लोग उसी लड़की के साथी हो? बताओ, क्या कनेक्शन है तुम्हारा उस लड़की के साथ? नंदिनी, सिद्धार्थ और ओंकार घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। पुलिस ऑफिसर कुछ देर तक सिद्धार्थ और ओंकार की ओर देखकर घूरते रहे। सिद्धार्थ और ओंकार को इस वक्त कोई बहाना नहीं सूझ रहा था कि वह पुलिस ऑफिसर से क्या करें। तभी ओंकार ने पुलिस ऑफिसर से कहा, हम यहाँ किसी की कंप्लेन करने आए थे, तभी किसी ने हमारी कार चुरा ली, मगर हम उस वक्त चेहरा उसका नहीं देख पाए। ओंकार की बात में हामी भरती हुई मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ गुलेरिया ने कहा, जी जी ऑफिसर, ठीक ऐसा ही हुआ, सही कह रहा है यह। ओंकार का बहाना सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे की मुस्कुराहट थम नहीं रही थी। घबराहट के कारण सिद्धार्थ गुलेरिया जरूरत से ज्यादा मुस्कुरा रहा था, जिससे पुलिस ऑफिसर को सिद्धार्थ पर शक ज्यादा गहरा हो गया। तभी दूसरे ऑफिसर ने सिद्धार्थ गुलेरिया को देखते हुए पूछा, अच्छा तो यह बताइए कि किस कंप्लेन के में आए थे आप लोग यहाँ? इस सवाल पर सिद्धार्थ गुलेरिया और ओंकार दोनों ही चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन सा बहाना करें। तभी अचानक दोनों को लगभग एक साथ एक बहाना सूझा और दोनों ने ऑफिसर से कह दिया, इसकी। ऑफिसर ने देखा कि ओंकार और सिद्धार्थ दोनों एक दूसरे की ओर करके खड़े रह गए थे। जब ओंकार और सिद्धार्थ दोनों को रियलाइज हुआ कि दोनों ने एक ही बहाना दिया था, तब दोनों ने अपनी बात बदलते हुए कहा, मेरी। दोनों ने फिर एक साथ अपना बहाना बदल दिया। इंस्पेक्टर ने अब सिद्धार्थ और ओंकार दोनों के चेहरे पर झूठ साफ पढ़ लिया था। अपने कदम सिद्धार्थ और ओंकार की ओर बढ़ाते हुए पुलिस ऑफिसर ने पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की शिकायत करने क्यों आ रहे थे? तभी ओंकार ने झट से जवाब देते हुए कहा,
क्योंकि यह मेरा भाई है और इसने मुझे मारा। ओंकार की बात आगे बढ़ाते हुए सिद्धार्थ ने भी कह दिया, नहीं, दरअसल ऑफिसर, इसने मुझे पहले मारा था और एक बड़ा भाई होने के नाते पहले मारने का अधिकार तो मेरा है। दोनों ऑफिसर सिद्धार्थ और ओंकार की बातें सुनकर चक्कर खा गए। अपनी बात को प्रूव करने के लिए सिद्धार्थ और ओंकार ने एक दूसरे को कंधे से धकेलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सिद्धार्थ और ओंकार आपस में लड़ने लगे। जब नंदिनी को लगा कि यह दोनों भाई सिचुएशन को ज्यादा बिगाड़ देंगे, तब आगे आते हुए नंदिनी ने दोनों के कंधे पर पकड़कर दोनों को एक दूसरे से अलग किया और पुलिस ऑफिसर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों की बातें मत सुनिए। यह दोनों पूरा दिन इसी तरह लड़ते झगड़ते रहते हैं। आप मेरी बात सुनिए। हम दरअसल यहाँ किसी से मिलने आए थे, मगर जैसे ही हमारी कार से उतरे हमें कुछ पता चला कि उससे पहले कोई हमारी कार लेकर फरार हो चुका था। यही सच है। पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर अब्बास को अभी भी रोहित मारवा ने गन पॉइंट पर पकड़ कर रखा था, मगर इंस्पेक्टर अब्बास एक के बाद एक अपने जूनियर्स को ऑर्डर देने लगे। इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, कंट्रोल रूम में कॉल करके कुछ लोगों को हॉस्पिटल भेजो। अगर मिस अनिका वहां दिखाई दे तो उन्हें तुरंत अरेस्ट करो। शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी लगा दो। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, हर जगह हमारे आदमी मौजूद होने चाहिए। हर पुलिस चौकी में मिस अनिका की तस्वीरें पहुंचा दो। मुझे किसी भी हालत में अगले 1 घंटे में उस लड़की को वापस अरेस्ट करना है, और अगर इस तरह बार वह कोई भी चालाकी करने की कोशिश करे तो उसे शूट कर देना। इंस्पेक्टर अब्बास के मुंह से यह बात सुनते ही रोहित मारवा ने अपने हाथों की गन पर और ज्यादा मजबूत बनाते हुए इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, ऑफिसर, आपको नहीं लगता कि आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? इंस्पेक्टर अब्बास ने भी रोहित मारवा की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा, चलिए शुक्र है मिस्टर मारवा, आपको इतना तो पता चल चुका है कि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। और मैं आपसे भी एक बात पूछना चाहता हूँ, मिस्टर मारवा, इतना भरोसा क्यों करते हैं आप उस लड़की पर? आखिर जानते ही क्या है आप उस लड़की के बारे में? मैंने सब कुछ पता किया है। अभी कुछ ही महीनों पहले वह मनाली से दिल्ली आई थी। हाँ, मैं यह भी जानता हूँ कि आप उसके 2 बच्चों के बाप हैं, मगर सवाल यह है कि आप उससे कितना जानते हैं? यह बात सुनते ही रोहित ने अपनी बंदूक पर पकड़ थोड़ी ढीली की। रोहित खुद सोच में पड़ गया कि आखिर इंस्पेक्टर अब्बास जो कुछ भी कह रहे थे वह पूरी तरह से गलत भी नहीं था। हाँ, यह बात सच थी कि रोहित अनिका के बारे में काफी कुछ जानता था, जैसे कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी, अनिका ही एकेडमी की दीदी थी, मगर इसके अलावा रोहित को अनिका के पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। न ही रोहित यह बात जानता था कि अनिका उसके बच्चों की माँ कैसे बनी। अभी रोहित यह सब कुछ सोच ही रहा था कि इंस्पेक्टर अब्बास ने धीरे से रोहित से पूछा, आप इतने बड़े आदमी हैं मिस्टर मारवा, आपने उस लड़की के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश तो जरूर की होगी। इंस्पेक्टर अब्बास, यह बात बिल्कुल सच है। रोहित ने अब्दुल और अपने बाकी जासूस को भी अनिका के पास्ट के बारे में पता लगाने का काम सौंपा था, मगर वह ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए थे। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मनाली से गायब होने से लेकर मनाली वापस आने तक अनिका कहाँ रही, क्या करती थी, यह बात आप भी नहीं जानते। रोहित कुछ देर तक इंस्पेक्टर अब्बास ने कही हुई बातों के बारे में ध्यान से सोचने लगा। उसने के बाद फिर से बंदूक पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए रोहित ने इंस्पेक्टर अब्बास को इंटेरोगेशन रूम के बीच में रखी हुई चेयर पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही इंस्पेक्टर अब्बास उस चेयर पर बैठे, रोहित ने अपने पांव से पास रखी दूसरी चेयर को ठीक उनके सामने रखा। बंदूक अभी भी रोहित ने मजबूती से इंस्पेक्टर अब्बास की ओर तान कर रखी थी। इस बार रोहित ने धीमी आवाज में इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, आप चाहे जो भी कहें, उसका पास्ट जो कुछ भी रहा हो, मुझे अनिका पर पूरा भरोसा है। इतना समझाने के बाद रोहित मारवा इंस्पेक्टर अब्बास की बात नहीं समझ रहा था। यह देखकर इंस्पेक्टर अब्बास अपना माथा पकड़कर बैठ गए। फिर अचानक ही रोहित की ओर देखकर अपनी आवाज कड़क करते हुए कहने लगे, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको नहीं पता यह केस कितना बड़ा है। मिस अनिका एक बहुत ही बड़े केस से जुड़ी हुई है, और आपने ऐसे एक क्रिमिनल को पुलिस स्टेशन से भागने में उनकी मदद की है। आप नहीं जानते आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं मिस्टर मारवा। रोहित मारवा इंस्पेक्टर अब्बास पर गन ताने हुए बिना पलक झपकाए उन्हें देख रहा था। जब इंस्पेक्टर अब्बास ने देखा कि रोहित मारवा अपनी गन नीचे नहीं करने वाला था, तब इंस्पेक्टर अब्बास ने रोहित के पास खड़े अपने एक ऑफिसर से कहा, जरा पता लगाओ मिस अनिका हॉस्पिटल पहुंची या नहीं। आज मिस्टर मारवा के सामने उनके मंगेतर का बेनकाब होना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर अब्बास का ऑर्डर मिलते ही उनके ऑफिसर ने हॉस्पिटल में मौजूद अपने साथी को कॉल लगाया।
और फोन लाउड स्पीकर पर रख दिया। जैसे ही हॉस्पिटल में तैनात पुलिस ने कॉल उठाया, इंस्पेक्टर अब्बास ने पुलिस स्टेशन में मौजूद साथी ऑफिसर से पूछा, हेलो, मिस अनिका हॉस्पिटल पहुंची है? तभी लाउड स्पीकर से हॉस्पिटल में तैनात पुलिस ऑफिसर की आवाज आई, जी नहीं, हम यहाँ पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। अभी तक हॉस्पिटल में कोई भी संदिग्ध इंसान नहीं दाखिल हुआ है। जब ऑफिसर की बात कानों पर पड़ते ही इंस्पेक्टर अब्बास ने रोहित मारवा की ओर देखकर कहा, सुना आपने? आधा घंटा हो चुका है, मगर वह लड़की अब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंची। अब कुछ समझे आप? रोहित मारवा ने इंस्पेक्टर अब्बास की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी हॉस्पिटल में मौजूद पुलिस ऑफिसर ने कहा, सर, मैं मिस्टर आकाश गुलेरिया से बात करता हूँ। कुछ देर बाद उस ऑफिसर की आवाज़ फिर से लाउड स्पीकर से सुनाई देने लगी। उसने कहा, मिस्टर गुलेरिया, क्या मिस अनिका यहाँ आई है? कुछ सेकंड के बाद लाउड स्पीकर से आकाश गुलेरिया की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। आकाश ने उस ऑफिसर से कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? अनिका यहाँ कैसे हो सकती है? उसी तो आपके इंस्पेक्टर अब्बास ने पुलिस स्टेशन में डिटेन किया हुआ है। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने अनिका को बेल नहीं दी, और अब आप मुझसे यह सवाल पूछ रहे हैं कि अनिका हॉस्पिटल में मौजूद है या नहीं। उस ऑफिसर ने आकाश से कहा, मिस्टर गुलेरिया, अभी अभी खबर मिली है कि मिस अनिका पुलिस स्टेशन से भाग निकली हैं। यह खबर सुनते ही आकाश कुछ देर तक बिल्कुल खामोश हो गया। कुछ देर बाद लाउड स्पीकर से उस ऑफिसर की आवाज आई, मिस्टर गुलेरिया, यह केस अब सब पहले से ज्यादा सीरियस हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पुलिस को पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे। अगर मिस अनिका के बारे में आपको कुछ भी पता चले तो पहले हमें खबर कीजिएगा। कुछ देर चुप रहने के बाद आकाश गुलेरिया ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है ऑफिसर, मेरी तरफ से आपको पूरी कोऑपरेट मिलेगा। इसके बाद उस ऑफिसर ने फोन पर अपने साथी ऑफिसर से कहा, मैं भी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मिस अनिका अब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंची। फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने रोहित मारवा को लगभग गिराते हुए कहा, मिस्टर मारवा, समझने की कोशिश कीजिए। आपने जिस लड़की पर भरोसा किया है वह लड़की भरोसे के लायक नहीं है। प्लीज यह गन नीचे कर लीजिए और मुझे अपनी कार्रवाई करने दीजिए बिफोर इट्स गेट्स टू लेट। इंस्पेक्टर अब्बास की यह बात सुनते ही रोहित मारवा ने अपने रिस्ट वॉच की ओर देखा और कहा, लेट कहाँ हुआ है? यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचने का रास्ता आधे घंटे का है और अभी अनिका को गए सिर्फ आधा घंटा हुआ है। इतनी भी क्या जल्दी है? हमारे पास बहुत वक्त है बातें करने के लिए, इंस्पेक्टर अब्बास ने रोहित को समझाते हुए कहा। मगर आपने अभी अभी सुना मेरे आदमियों ने क्या कहा? अनिका गुलेरिया की उन्हें कोई खबर नहीं। रोहित ने इस बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर इतनी आसानी से आपके आदमियों को अनिका की खबर हो जाती तो मुझे उस पर शायद इतना भरोसा न होता। रोहित का कॉन्फिडेंस देखकर इंस्पेक्टर अब्बास शॉक हो गए। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित ने कहा, चलिए, हमारे पास बात करने का वक्त है। तो आप मुझे बताइए कि कितने सालों पहले मल्होत्रा परिवार के साथ क्या हुआ था? जैसे कि स्वाति मल्होत्रा कौन से क्राइम से जुड़ी थी वह, और मेरी मंगेतर अनिका गुलेरिया किस तरह की केस में इन्वॉल्व्ड हैं। रोहित का एटीट्यूड देखकर इंस्पेक्टर अब्बास इतना समझ चुके थे कि रोहित इतनी आसानी से अपनी गन नीचे नहीं करने वाला था। वहां हॉस्पिटल में पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद आकाश ने धीरे से कॉरिडोर में बने एक स्टोरेज रूम की ओर देखा। फिर जब आकाश को इस बात की तसल्ली हो गई कि सारे पुलिस ऑफिसर अनिका पर वॉच रखने के लिए हॉस्पिटल के अलग अलग ठिकानों पर चले गए थे, तब आकाश ने धीरे से स्टोरेज रूम का दरवाजा खोला। स्टोरेज रूम में कुछ बेड शीट, कुछ बर्तन और हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए जाने वाले बाकी सामान का ढेर पड़ा था। बेडशीट के ठीक बीच में अनिका चुपकर बैठी थी। जैसे ही अनिका ने आकाश को स्टोरेज रूम का दरवाजा खोलते हुए देखा, अनिका बेडशीट के पीछे से बाहर आई। आकाश ने फिर से कॉरिडोर में यहाँ वहाँ देखकर कंफर्म कर लिया कि कोई पुलिस ऑफिसर इस वक्त आकाश और अनिका को नहीं देख रहा था। अनिका को जैसे ही आकाश का इशारा मिला, वो डॉक्टर का गाउन और मास्क पहनते हुए बाहर जाने लगी। अचानक ही आकाश ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, यह क्या कर रही हो तुम पूरी पुलिस स्टेशन से भाग निकली। करण अंकल हमेशा से कानून का पालन करने वाले एक सच्चे देश के नागरिक हैं। उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुमने कानून को अपने हाथों में ले लिया, मगर मैं भी तुम्हें इस तरह सजा काटने नहीं दे सकता। मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। तुम इस देश को छोड़कर कुछ ही घंटों में चली जाओगी। सरहद पार करते ही इस देश का कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह कहते हुए आकाश गुलेरिया ने अपनी नजरें झुका ली थी। वह जो कुछ भी कह रहा था उसे खुद को अपनी बात बिल्कुल सही नहीं लग रही थी।
अनिका ने अपना हाथ छुड़ाते हुए आकाश से कहा, देश छोड़कर जाने के लिए मैं पुलिस स्टेशन से नहीं भागी। आकाश यह बात सुनकर हैरानी से अनिका को देखने लगा और पूछा, फिर किस लिए भागी हो तुम? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, बूढ़े बाबा का इलाज करना है मुझे। अनिका की यह बात सुनते ही आकाश गुलेरिया ने अनिका से कहा, यह क्या कर रही हो तुम? बूढ़े बाबा का इलाज सिर्फ डॉक्टर अमृता कर सकती हैं। तो मेहरबानी करके बूढ़े बाबा को अपने हाल पर छोड़ दो। मैंने मिस्टर मारवा से रिक्वेस्ट की है कि वह किसी तरह डॉक्टर अमृता को यह संदेशा भिजवाएं कि हमें उस शख्स की जरूरत है। आकाश गुलेरिया की यह बात सुनते ही अनिका हैरान रह गई। अनिका ने आकाश से कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? मगर मुझे नहीं लगता कि रोहित को ऐसा कोई भी मैसेज मिला है। अनिका की बात सुनते ही आकाश गुलेरिया हैरान हो गया और हैरानी से अनिका की ओर देखता रहा। आकाश ने अनिका से पूछा, क्या रोहित मारवा तक यह मैसेज नहीं पहुंचा? अनिका ने आकाश से पूछा, क्या तुमने यह मैसेज रोहित को खुद दिया था? आकाश ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, नहीं, मैंने व्योमा से कहा था कि वह रोहित को मैसेज पहुंचाए कि वह किसी तरह डॉक्टर अमृता को बूढ़े बाबा का इलाज करने के लिए कन्विंस करे और जल्द से जल्द डॉक्टर अमृता को यहाँ भेजे। अनिका आकाश की बात सुनकर हैरान रह गई। जब आकाश ने अनिका की हैरानी देखी तो आकाश ने फिर से अनिका से पूछा, क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मिस्टर रोहित मारवा तक यह बात नहीं पहुंची? अनिका इस बात पर बिल्कुल खामोश रही। आकाश गुलेरिया अच्छी तरह से जानता था कि व्योमा रोहित मारवा के साथ शादी करना चाहती थी और अनिका जब से रोहित मारवा की लाइफ में आई थी, जाने अनजाने व्योमा ने अनिका को अपना दुश्मन समझ लिया था। मगर अनिका की तरह व्योमा भी गुलेरिया परिवार की हिस्सा थी, इसलिए आकाश का यह फर्ज था कि वो व्योमा की गलतियों को सुधारे और पूरे परिवार के साथ व्योमा को जोड़कर रखे। आकाश के अंकल करण गुलेरिया का भी यही सपना था कि पूरा गुलेरिया परिवार एक साथ मिलजुल कर रहे। आकाश ने करण गुलेरिया की ही तरह पूरी कोशिश की थी कि वह पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहे, मगर बार बार व्योमा की ऐसी हरकतें आकाश को परेशान करने लगी थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद अनिका ने बिल्कुल धीमी आवाज में आकाश से कहा, मगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा? आई थिंक मुझे मिस्टर मारवा को कॉल करके पूछना चाहिए कि आखिर उन तक ये मैसेज पहुंचा भी था या नहीं। अनिका की बात सुनते ही आकाश गुलेरिया ने अपनी जेब से फोन निकाला और रोहित मारवा का नंबर डायल कर दिया। जैसे ही अनिका ने आकाश को रोहित का नंबर डायल करते हुए देखा, अनिका ने आकाश के हाथ से फोन छीन लिया और कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए कहा, इस वक्त रोहित को फोन करना ठीक नहीं होगा, वह पुलिस स्टेशन में है। अनिका की बात सुनते ही आकाश ने अनिका से पूछा, क्या मिस्टर मारवा ने तुम्हें पुलिस स्टेशन में से भागने की मदद की? अनिका ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, रोहित ने इंस्पेक्टर आवाज को गन पॉइंट पर ले रखा है ताकि मैं यहाँ आकर बाबा का इलाज कर सकूं। यह बात सुनते ही आकाश ने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख दिए और कहा, मिस्टर मारवा को यह नहीं करना चाहिए था। मैंने सारा इंतजाम कर रखा था। एयरपोर्ट पर गुलेरिया परिवार का प्राइवेट जेट भी तैयार कर रखा है तुम्हें ले जाने के लिए। मिस्टर मारवा ने तुम्हें इस तरह से पुलिस स्टेशन से भगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब कानून उन्हें इसकी बहुत सख्त सजा देगा। भले ही वह मेरे बिजनेस राइवल हैं, मगर मैं भी नहीं चाहूंगा कि रोहित मारवा को गुलेरिया परिवार के किसी मेंबर को मदद करने की इतनी बड़ी सजा मिले। अनिका भी नहीं चाहती थी कि रोहित किसी मुसीबत में फंसे, मगर इस वक्त अनिका के पास यह सब कुछ सोचने का टाइम नहीं था। उसे किसी भी हालत में बाबा का इलाज करना था। अनिका ने आकाश से कहा, हम यह सारी बातें बाद में भी कर सकते हैं, इस वक्त बाबा का इलाज करना बहुत जरूरी है। क्या तुम मुझे किसी तरह ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा सकते हो? आकाश ने ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, इसका कोई फायदा नहीं अनिका। मैंने हर मेडिकल एक्सपर्ट से राय ली है। सभी का यही कहना है कि बूढ़े बाबा को अगर कोई बचा सकता है तो वह सिर्फ डॉक्टर अमृता है। यह कहने के बाद अचानक आकाश आगे कहते हुए रुक गया और बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की ओर देखने लगा। आकाश के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी थी। आकाश ने धीमी और अटकती हुई आवाज में अनिका को देखते हुए कहा, अनिका, क्या तुम ही डॉक्टर अमृता हो? अनिका इस वक्त ना तो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोई कोशिश कर रही थी और ना ही उसके पास इन सब के लिए वक्त था। अनिका के एक्सप्रेशन देखकर आकाश गुलेरिया भी समझ चुका था कि उसकी सालों बाद खोई हुई बहन जो मिली थी, वह अपने अंदर काफी अलग अलग आइडेंटिटी छुपाकर घूम रही थी। जिसे वह छोटे शहर से आई हुई एक मामूली लड़की समझ रहा था, वह दरअसल दुनिया की सबसे कामयाब और काबिल न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता थी। अचानक ही आकाश ने अनिका से कहा, 1 मिनट यहीं रुको। यह कहते हुए आकाश फिर से स्टोर रूम के अंदर चला गया। आकाश अनिका के लिए एक पूरा हेड मास्क लेकर आया, जिससे अनिका का चेहरा और उसका सर पूरी तरह ढक गया था।
जब अनिका ने मास्क पहन लिया तो आकाश ने उसे इशारा करके अपने पीछे आने को कहा। अनिका भी चुपचाप आकाश को फॉलो करने लगी। धीरे धीरे आकाश और अनिका दोनों ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे। ऑपरेशन थिएटर के कॉरिडोर में तैनात पुलिस ऑफिसर में से एक ने आकाश गुलेरिया को रोकते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? जरा मास्क हटाइए, हम देखना चाहते हैं कि आप कौन हैं। जैसे ही अनिका ने पुलिस ऑफिसर की यह बात सुनी, अनिका ने अपने हाथ अपने मास्क पर रखा, मगर इससे पहले कि अनिका अपना मास्क हटाती, आकाश ने ऑफिसर से कहा, इन्हें अंदर जाने दीजिए। यह वही डॉक्टर है जो उस बूढ़े आदमी का ऑपरेशन कर सकती हैं। हम पिछले 1.5 घंटे से इन्हीं के आने का इंतजार कर रहे थे। यह दिल्ली की मशहूर न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता केतकी सचमुच दिल्ली की बहुत बड़ी न्यूरो सर्जन थी। डॉक्टर अमृता के मिलने की गुंजाइश अब सभी को कम लगने लगी। तब गुलेरिया परिवार ने हॉस्पिटल की टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ मिलकर यह तय किया था कि वो बूढ़े बाबा की सर्जरी की बागडोर डॉक्टर केतकी को सौंप दे। मगर डॉक्टर केतकी दिल्ली के ट्रैफिक जाम में फंसी थी और वह हॉस्पिटल पहुंच नहीं पा रहे थे। मौका देखते हुए आकाश ने ऑफिसर से कह दिया, डॉक्टर केतकी काफी टाइम से ट्रैफिक जाम में अटकी हुई थी, मगर और ज्यादा वक्त बर्बाद किया तो बूढ़े बाबा की जान खतरे में पड़ सकती है। प्लीज इन्हें अंदर जाने दीजिए। जब आकाश उन ऑफिसर्स के साथ ये सारी बातें कर रहा था, तब आकाश ने अनिका को कंधे से पकड़कर पहले ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर हल्का सा धक्का दे दिया था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब नर्सेज ने डॉक्टर केतकी का नाम सुना, वह तुरंत अनिका के पास आकर कहने लगी, थैंक यू डॉक्टर, आप आ गई। आप जल्दी चलिए, पेशेंट के पास वक्त बहुत कम है। जब पुलिस ऑफिसर्स ने नर्स की यह बात सुनी तो उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि मास्क के पीछे जो चेहरा था वह अनिका का नहीं बल्कि दिल्ली की मशहूर न्यूरो सर्जन डॉक्टर केतकी का था। अनिका जल्दी से ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई। अनिका किसी भी तरह बूढ़े बाबा का इलाज करके उन्हें बचाना चाहती थी। 2 घंटे बीत चुके थे। पुलिस स्टेशन में रोहित मारवा ने बंदूक पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और फिर धीरे से बंदूक इंस्पेक्टर अब्बास के सामने रखी टेबल पर रख दी। रोहित मारवा ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, आई एम सॉरी ऑफिसर फॉर ऑल दिस, मगर ये करना जरूरी था। अपनी जगह से खड़े होते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने टेबल पर पड़ी गन को उठाया और अपने कमर में लगे बेल्ट में बंदूक को लॉक करने के बाद सेफ्टी रख लिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन रूम में खड़े 2 ऑफिसर तेजी से रोहित मारवा के पास आए और अपनी जेब से हथकड़ी निकालकर बिल्कुल रोहित के पास खड़े रह गए। रोहित जानता था उसने जो कुछ भी किया था वह लॉ के अगेंस्ट था, मगर बूढ़े बाबा की जान बचाने के लिए रोहित ने जो कुछ भी किया वह बहुत जरूरी था। रोहित ने भी धीरे से अपने दोनों हाथ ऑफिसर्स के सामने बढ़ा दिए। पुलिस ने उन ऑफिसर्स के लिए रोहित को हथकड़ी पहनाना ठीक ऐसा ही था जैसे वह अपने ही किसी सीनियर के हाथ में हथकड़ी पहना रहे थे। दोनों ऑफिसर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वह जानते थे कि रोहित मारवा कौन था और उसका पावर क्या था। जब इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने ऑफिसर्स के चेहरे पर परेशानी देखी, तब इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने ऑफिसर से कहा, हथकड़ी पहनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने रोहित मारवा के पास आते हुए कहा, चलिए थोड़ा भरोसा मैं भी आप पर करके देखता हूँ। मिस्टर मारवा, आप भी मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, देखते हैं कि आपके भरोसे का क्या हुआ। चलिए, मैं भी आपसे एक वादा कर देता हूँ, अगर अनिका सचमुच वहाँ उस आदमी का इलाज करने गई है और आप लोगों ने यहाँ जो कुछ भी कहा वह सब सच था, तो मैं आपको बिना किसी चार्ज के जाने दूंगा। आपने जो कुछ भी किया उससे आपकी मजबूरी समझ लूंगा, मगर मिस अनिका अगर मुझे उस हॉस्पिटल में नजर नहीं आई तो उसके बाद आपके साथ जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी मैं करूंगा, उसे आप मेरी मजबूरी समझ लीजिएगा। इंस्पेक्टर अब्बास ने रोहित मारवा को इशारे से इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकलने लगे। जवाब में रोहित ने भी वही इशारा इंस्पेक्टर अब्बास को कर दिया। दोनों ने आंखों ही आंखों में फैसला किया कि दोनों एक साथ इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकलेंगे। जैसे ही रोहित और इंस्पेक्टर अब्बास इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकले, पुलिस ऑफिसर और रोहित मारवा की बॉडीगार्ड्स की एक फौज उनके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन से बाहर जाने लगी। इंस्पेक्टर अब्बास और रोहित एक ही जीप में बैठे। रोहित की टीम के लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर पुलिस की जीप का पीछा करते हुए हॉस्पिटल की ओर जाने लगे। कम से कम 12 से 15 गाड़ियों का काफिला दिल्ली की सड़कों पर तेजी से एक लाइन बनाकर हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। जीप में बैठे इंस्पेक्टर ने रोहित से कहा, इतना बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूँ कि इस पूरी की पूरी घटना के पीछे हर चाल को बारीकी से ना समझूं। चलिए मान लेता हूँ कि शायद अनिका हॉस्पिटल में मौजूद भी होगी और उस बुढ़े का इलाज भी कर रही होगी,
मगर एक बात आप भी समझ लीजिएगा, अगर वह उस आदमी को बचाने में कामयाब नहीं हुई तब भी जेल से भागने की सजा मैं उसे जरूर दिलाऊंगा, क्योंकि उस आदमी को बचाना वह सिर्फ इसलिए चाहती है ताकि उस पर लगा अटेम्प्ट टू बॉर्डर का चार्ज मर्डर के चार्ज में ना बदले। इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए रोहित ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी इंस्पेक्टर को हॉस्पिटल से उनके एक ऑफिसर का कॉल आया। जैसे इंस्पेक्टर अब्बास ने कॉल उठाया, इंस्पेक्टर सर केस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आया था। उस बूढ़े आदमी के खून में जो ड्रग्स मिली थी वह कौन सी थी, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या था, उसके बारे में पता चल गया था। कुछ देर फोन पर अपने ऑफिसर की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और कुछ देर तक खिड़की के बाहर देखते रहे। रोहित भी हैरानी से इंस्पेक्टर अब्बास को देखने लगा था। वह जानना चाहता था कि हॉस्पिटल से इंस्पेक्टर अब्बास को क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी, मगर इंस्पेक्टर अब्बास चुपचाप विंडो से बाहर देखते हुए कुछ सोच रहे थे। वहां हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर व्योमा खड़ी थी और बार बार हॉस्पिटल थिएटर के ऊपर लगी लाइट की ओर देख रही थी। पिछले 10 घंटों से लगातार बूढ़े बाबा का ऑपरेशन थिएटर में इलाज चल रहा था। व्योमा मन ही मन बस यह दुआ कर रही थी कि किसी तरह बूढ़े बाबा को बचने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाए और ऑपरेशन थिएटर में ही बूढ़े बाबा दम तोड़ दें, जिससे अनिका बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए। शारदा भी व्योमा के ठीक बगल में बैठी हुई अचानक ही जोर जोर से कुछ बड़बड़ आने लगी। शारदा ने कहा, जब से यह लड़की घर में आई है पता नहीं गुलेरिया परिवार को किसकी नजर लग गई है। पता नहीं बड़े मालिक इस लड़की को घर में क्यों लाए हैं। इस लड़की की वजह से बड़े मालिक की ये हालत है और अब इसी लड़की की वजह से गुलेरिया परिवार में रहने वाला एक और सदस्य जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बड़े मालिक करण गुलेरिया साहब तो अभी भी आईसीयू में हैं। मुझे पता ही नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। उन्होंने जो मुसीबत घर बुलाई है उस मुसीबत का असली रूप वह अब तक नहीं जानते। अगर उन्हें इस बूढ़े बाबा की कंडीशन के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं उनका क्या होगा। जब अपनी ही कही हुई बात शारदा ने सुनी तो उसे अपने साहब करण गुलेरिया की चिंता होने लगी। शारदा के पास बैठी व्योमा ने पूछा, अगर बूढ़े बाबा की हालत के बारे में करण साहब को पता चला तो क्या उनकी कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। शारदा ने जब व्योमा से यह बात कही तो व्योमा मन ही मन कुछ सोचने लगी। व्योमा जानती थी कि करण गुलेरिया को अपने घर पर रहने वाले हर नौकर चाकर की उतनी ही चिंता थी जितनी घर के सदस्यों की थी। अचानक ही व्योमा अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और यहाँ वहाँ घूमने लगी। शारदा ने व्योमा से पूछा, क्या सोच रही हो बेबी। इससे पहले कि व्योमा शारदा की बात का जवाब देती, व्योमा ने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के ऊपर जल रही लाइट ऑफ हो चुकी थी। इसका मतलब था कि ऑपरेशन पूरा हो चुका था। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी एक कमेंट की वजह से आगे वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है।